नमस्ते। मैं आज अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम इस अखिल भारतीय संस्था के फेसबुक पेज पर लाइव आया हूं और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि तू मैं एक रक्त इस व्याख्यान माला का ये 36वां पुष्प आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के पश्चिम क्षेत्र प्रचार प्रमुख आदरणीय महेश काळे सर, मेरे मित्र और वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री शरद चौहान, इनकी सूचना के अनुसार नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जनजाति समाज, इस विषय पर मैं आप सबके सम्मुख मेरे कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। वैसे हमने अनुभव किया है कि गत 34 वर्ष बाद इस देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति उत्पन्न हुई है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉक्टर कस्तूरी रंगन जैसे एक प्रख्यात वैज्ञानिक ने बनाई है। इसलिए एक वैज्ञानिक के नाते समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता, जरूरतें, दिक्कतें, आज तक के उनके अनुभव, इन सभी विषयों को ध्यान रखते हुए समाज के प्रत्येक समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं। आज हम मुख्य रूप से देखेंगे वो जनजाति समाज के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से क्या प्रावधान है। वैसे देखा जाए तो हम सभी को पता है कि जनजाति समाज ये बहुत ही भारतीय संस्कृति से आज भी जुड़ा हुआ, पाश्चिमात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से मुक्त, स्त्री पुरुष समानता का एक अनूठा मिसाल अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में दिखाने वाला, आज भी इस भारत की प्राचीन परंपरा से जड़े जमा के रखने वाला, स्वाधीनता संग्राम से लेकर प्रत्येक राष्ट्रीय आपदा में उस आपदा को सुलझाने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहने वाला, लेकिन फिर भी भौगोलिक अंतरों के कारण, वन में बसने के कारण, मुख्य महानगरों से सुदूर क्षेत्र में रहने के कारण, विचरण करने के कारण आज भी जनजाति समाज के बच्चे, छात्र, छात्राएं जीवन के हर कदम पर दिक्कतों का अनुभव करते हैं, हानि अनुभव करते हैं। गरीबी है, अभाव है, प्रगति और विकास आज भी जितनी आवश्यकता में उस क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची नहीं है। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, इस प्रकार की भावना आज भी उनके मन में है। स्वातंत्र्य प्राप्त हुए 72 साल हो गए, ज्यादा साल हो गए, लेकिन विकास का सूर्य अभी तक उनके घरों में नहीं पहुंचा है। और इसीलिए ऐसे एक समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किन प्रकार की प्रावधान जनजाति के लिए किए हैं, इसका हमको जायजा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं इस शिक्षा नीति का एक बहुत ही क्रांतिकारक कदम, जिसको इस शिक्षा नीति ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इस नाते से कहा है। इससे मैं शुरुआत करना मैं चाहूंगा। क्या कहा है इसमें? इसमें यह कहा है पहली बार वय वर्ष 3 से लेकर अंत तक 18 वर्ष तक देश के प्रत्येक बच्चे की एनरोलमेंट प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर सरकार के द्वारा की जाएगी।
उसको बाल वाटिका कहा जाएगा। इसकी आवश्यकता क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि न्यूरोसाइंस ये बताता है कि 85% मनुष्य का दिमाग, बुद्धि, ब्रेन, इसका विकास जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। लेकिन 0 से 6 वर्ष तक की आयु में हमारे गरीब, अभावग्रस्त, जनजाति समाज के बच्चे क्या करते होंगे? घर में दरिद्रता के कारण साधन सुविधा की कमी है, माता पिताजी रोजगार के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, कुपोषण है। इसीलिए उन सभी की जिम्मेवारी आज सरकार ने ली है। जब 3 वर्ष का बच्चा जनजाति का बाल वाटिका में दाखिल होगा तो वहां उसको कोई सिखाया नहीं जाएगा, तो एक अच्छा अनुभव जीवन का कुछ घंटों के लिए उसको कराया जाएगा। फिर उसमें क्या होगा? उस अनुभव में स्वाभाविक रूप से जो होगा वो होगा आहार, माध्याह्न भोजन, अल्पाहार, दवाइयां, आवश्यकता है तो वैद्यकीय उपचार, वैद्यकीय जांच, उसके साथ साथ खेल, गाना, कथा, श्रवण, हंसी मजाक, अपने आंगनवाड़ी के शिक्षकों के साथ एक भावनात्मक संबंध, शारीरिक, मानसिक और भावनिक चिंता, केयर, पूर्ण रूप से उसकी संभाल करना, इन विषयों के आधार पर खेल के माध्यम से एक अनुभव जीवन का यह बच्चा लेगा। ठीक है, घर में अभाव होगा, लेकिन ये 4 घंटे जब वो इस बाल वाटिका में रहेगा, उस बाल वाटिका में सब प्रकार की बातें वो भूल जाएगा, एक नया अनुभव लेगा और अपने मेंदु के सर्वंकष विकास के कारण जीवन के आने वाले समय में शैक्षिक दृष्टि से बहुत अच्छी तैयारी करके जाएगा। 0 से 6 वर्ष की उम्र का भाव रखते हुए 3 से 8 वर्ष का ये 5 साल का पहला आकृति बंध होगा। उसमें कक्षा 1 और 2 भी होगी, उसको कहेंगे पूर्व प्राथमिक। उसके बाद दूसरा टप्पा आएगा इसी जनजाति बच्चे का, वो आएगा 3 इयत्ताओं का, यानी तीसरी, चौथी और 5वीं। अब इस कक्षा में भी अभ्यासक्रम में बहुत सारा परिवर्तन किया है। बहुत थोड़ा वाचन, लेखन, भाषा, विज्ञान, गणित, खेल, शारीरिक शिक्षण, ऐसे करते करते जिसको हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरसी, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, जिस कारण से आने वाले समय में बच्चे पिछड़ जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें स्थानिक परंपराएं, स्थानिक पद्धति, स्थानिक ज्ञान, नैतिकता के पाठ, सृजनशीलता की प्रयोग, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, सभी का सहकार्य लेते हुए सीखना। क्योंकि जनजाति बच्चा स्वभावतः बात कम करता है, अपने अपने में रहता है, खुलकर नहीं बोलता, खुलकर लोगों के साथ मेलजोल नहीं करता। तो मुझे लगता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के सहकार्य से सीखना, ये सब कक्षा 5वीं तक इस जनजाति के छात्र को अनुभव में आएगा। अब 6ठी कक्षा से और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जनजाति छात्रों के लिए ही नहीं, केवल सभी के लिए किया है। वो 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में मुख्य रूप से वोकेशनल सब्जेक्ट्स, स्किल, अनुव्रत,
तो ऐसे बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल्स, इसकी बात की गई है। अब इस स्किल के साथ साथ मानवीय शास्त्र, समाज शास्त्र, प्रयोग के द्वारा, तो इसीलिए एक वोकेशनल स्किल्स की भी विकास इस शिक्षा नीति में कहा गया है। उसके बाद जो टप्पा आता है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का आता है। उसमें तो वोकेशनल एजुकेशन देकर, एक स्किल लेकर ये जनजाति का छात्र बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में कौशल विकास करते हुए आगे बढ़ सकेगा। जनजाति समाज के बच्चों के अनुभव से यह ध्यान में आता है, जिसका जिक्र भी इस शिक्षा नीति में कहा गया है, वो है कि उनको शालेय शिक्षा उनके जीवन से असंगत, इररिलेवेंट लगती है, विदेशी लगती है, एलियन लगती है, अपने जैसी नहीं लगती। विषय, पाठ्य वस्तु, कथा, कविताएं, उनके जीवन, भाव विश्व, रहन सहन, जनजाति संस्कृति, इससे पूर्ण रूप से अलग लगती है। वो कनेक्ट नहीं कर पाते जो हम पढ़ाते हैं उसके कारण, और इसीलिए ये मेरा नहीं है, ये कुछ अलग दुनिया का है, मैं इस माहौल में नहीं सीख सकता। इस प्रकार की भावना जनजाति छात्रों के बीच में आती है और उसके कारण अरुचि उत्पन्न होती है, और अरुचि उत्पन्न होने के कारण ड्रॉप आउट्स होते हैं। इसीलिए इस शिक्षा नीति ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्राइबल क्षेत्र के स्कूल्स में उनके पारंपरिक घरों जैसा बनाया जाए। क्या वहां पे बेंच पे बैठने की आवश्यकता है? जरूरी नहीं है, तो हम जमीन पर बैठेंगे। अब मैं ठाणे जिले में रहता हूं तो हमारे यहां वारली पेंटिंग बहुत है, तो उस प्रकार से वहां जिस जिस स्थान पर ये जनजाति क्षेत्र के स्कूल्स होंगे उसमें उनके घर जैसा कंस्ट्रक्शन हो सकता है क्या, जिससे उनको अपनापन लगे। और ये केवल अपनापन नहीं, उसके साथ साथ उनके मन में एक स्वाभिमान उत्पन्न हो कि मैं मेरे परिवेश में पढ़ रहा हूं। दूसरा, उनकी जनजाति भाषा में शिक्षा प्रदान हो सकती है क्या? है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि 5वीं कक्षा तक निश्चित रूप से और 8वीं कक्षा तक यथासंभव मातृभाषा में अध्ययन होना चाहिए। अंग्रेजी के आवश्यकता को उन्होंने फेंक दिया है, तो हमारे छात्र स्थानीय भाषा में बोलेंगे, स्थानीय भाषा में अध्ययन करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी। अब डायलेक्ट, बोली भाषा में ज्ञान देना यह पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं? अलग अलग बोली भाषाओं में कर सकते हैं, क्योंकि भाषा, उसके शब्द, मुहावरे, कथाएं, ये सब अगर हम जनजाति परिवेश से अगर हम लेते हैं तो वो बच्चा उसके साथ सीधा जुड़ सकता है, अपनत्व के भाव से जुड़ सकता है। और एक बहुत अच्छी सुविधा इस शिक्षा नीति ने जनजाति के लिए की है, वो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स का गठन। प्रत्येक राज्य में अपने अपने राज्य के जनजाति बहुल क्षेत्र से उस जनजाति के कोई संयोजक, एक मान्यवर व्यक्ति, संजीदा व्यक्ति, सेंसिटिव पर्सन, इसको राज्य सरकार चुनेगा। वो राज्य सरकार चुनेगा राज्य स्तर पर, और जनजाति बहुल जिले के क्षेत्र पर भी चुनेगा। उस व्यक्ति का काम क्या होगा? तो उस व्यक्ति का काम होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जनजाति बच्चों के लिए जितनी भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है उसका मेरे जिले में, मेरे राज्य में क्रियान्वयन हो रहा है क्या, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है क्या, इसका जायजा वो हमेशा लेते रहेंगे। जो सहयोगी क्रियाकल्प है, सपोर्ट एक्टिविटीज है, उसका जनजाति विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, इनसे तालमेल करके
मॉनिटरिंग करेंगे, निगरानी करेंगे। तो इस प्रकार का प्रावधान किया है। इसलिए क्रियान्विति निश्चित रूप से हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में भी सटीक जानकारी राज्य सरकार तक आएगी, विकास मंत्रालय तक आएगी, और साथ साथ उसके क्रियान्वयन में कोई भी गैप नहीं हो पाएगी। अब हम सब ये जानते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जनजाति के लिए बनाया गया अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा प्रस्तुत 2015 का विजन डॉक्यूमेंट मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि उस विजन डॉक्यूमेंट में 2015 की जितनी बातें कही है, उसमें से बहुतांश बातों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान मिला है। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग, अब उसमें भी अगर आंगनवाड़ी वर्कर 10वीं 12वीं तक पढ़ा होगा तो उसको 6 महीने का प्रशिक्षण है, उससे कम पढ़ा होगा तो उसको 1 साल का प्रशिक्षण है, क्योंकि वो बहुत छोटे उम्र के बच्चों के साथ अनुभव देगा। इसीलिए वो प्रशिक्षण की बात कही है। माताओं को एकत्र करेंगे, क्योंकि घर परिवार के माता भगिनियों के सहभाग के अलावा बच्चे की शिक्षा ठीक नहीं होती, तो उसकी सुविधा करेंगे। उसके बाद जिसका मैंने जिक्र किया, स्थानीय शब्दकोश, मुहावरे, इसका अवलंब शिक्षा में करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, इसका भी प्रावधान इसमें है। लोकल ज्ञान, स्किल्स जिसका मैंने उल्लेख किया, लेकिन वो स्किल्स कौन से? शायद ये स्किल्स भी मोबाइल रिपेयरिंग ऐसे नहीं होंगे, जनजाति के अनुरूप होंगे, क्योंकि ये बच्चे कृषि में बहुत अच्छे होते हैं, फिशिंग में बहुत अच्छे होते हैं, मधुमक्खियों का पालन और उसके शहद इकट्ठा करना इसमें बहुत अच्छे होते हैं, फल, कंदमूल, औषधि वनस्पति इकट्ठा करना, ढूंढना, ये कौशल उनके पास रहता है। उसके साथ साथ बिल्डिंग हाउस, छोटा अपना बनवासी का घर कौन बनाता है? यही बच्चे बनाते हैं, क्योंकि ये जन्मजात माता पिता से सीखा हुआ तंत्र उन्होंने आत्मसात किया हुआ होता है। इसीलिए ऐसे स्किल्स को उस क्षेत्र में और अच्छी तरह से सिखाने की बात कही है। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम में जनजाति के नायक, जनजाति से उत्पन्न हुए स्वतंत्रता संग्राम के नायक, इसका ज्ञान सभी को मिलेगा। आश्रम शालाओं को बढ़ावा देने की बात इसमें कही है, क्योंकि आश्रम शाला का प्रयोग जनजाति क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। खेल विद्यालय, सैनिक विद्यालय में इनके लिए विशेष प्रावधान होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो प्रयोग पहले से चला हुआ है, इसमें जनजाति बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा होंगे। हायर एजुकेशन में प्रत्येक विश्वविद्यालय जो जनजाति क्षेत्र में होगा, वहां जनजाति अध्ययन केंद्र शुरू करने का आग्रह किया है। यूपीएससी, एमपीएससी मैं महाराष्ट्र का हूं इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन स्टेट एग्जाम्स, एनसीसी, एनएसएस, जेई, नीट, ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनजाति के बच्चों के लिए विशेष तैयारी करके लेना, यह भी प्रावधान उसमें कहा है। आज भारत में, मैं 2015 की बात कर रहा हूं, 18 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उनको बढ़ाने की बात है। लेकिन शायद वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट के नाते उभर के आएगा। तो ऐसी कई बातें जनजाति छात्रों के लिए कही गई है। एक अंतिम बात कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा, वो है आज के तिथि में जो ड्रॉप्ड आउट है उनका क्या करेंगे, क्योंकि यह आगे चलकर सब होगा तब होगा, लेकिन दुर्भाग्य से आज की जनजाति के ड्रॉप आउट की स्थिति बहुत गंभीर है। 1 से 5, मैं 2011 के जनगणना के आंकड़े आपको बता रहा हूं। 1 से 5 कक्षा में 37.2% बॉयज एंड 33.9% गर्ल्स ड्रॉप आउट होती है। ऐसे करते करते 1 से 10वीं तक जनजाति के
70.6% मेल बच्चे और 71.3% बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती है। कितना बड़ा ड्रॉप आउट है। और इसीलिए इस शिक्षा नीति में यह बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आने वाले दिनों में एक भी ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे। जो जो ड्रॉप आउट हुए हैं उनको ढूंढेंगे, एक एक व्यक्ति को ढूंढेंगे, उनको स्कूल में लाएंगे। जनजाति के लिए स्कूल्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 2015 का ही मैं आंकड़ा बताता हूं, 88% बच्चे जनजाति के जिनका स्कूल प्राथमिक का मैं बात कर रहा हूं 1 किलोमीटर से डिस्टेंस पे होता है। क्या आप सोच सकते हैं 5वीं कक्षा, तीसरी कक्षा, पहली कक्षा का छोटा बच्चा 1 किलोमीटर अगर उसको पैदल जाना पड़ेगा तो वो ड्रॉप आउट नहीं होगा। इसीलिए आज जितनी भी स्कूल्स की संख्या है उसको बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ाना, वो छोटे छोटे क्षेत्र तक बढ़ाना, जो आज पहले से विद्यमान है उनको अपग्रेड करना, आश्रम शालाओं को अपग्रेड करना, और जहां ये सब स्कूल है वहां शिक्षक और छात्र इनका प्रतिशत 1 से 25 रखना, हर एक बच्चे को ट्रैक करना, जो ड्रॉप आउट हुआ है उसको मिलना, उसके अभिभावकों को मिलना, उसको स्कॉलरशिप्स देना, पेरेंट्स को जरूरत पड़ी तो कैश ट्रांसफर करना, जिसको उन्होंने कैश इंसेंटिव्स फॉर पेरेंट्स इस प्रकार की बात कही है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रावधान इस जनजाति के छात्रों के लिए है। जहां जहां जनजाति बहुल क्षेत्र है वहां वहां से स्पेशल एजुकेशन जोन बनाना, और स्पेशल एजुकेशन जोन के नाते से उस पूरे क्षेत्र को राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उसका विकास करे, ताकि प्रत्येक जनजाति का बच्चा शिक्षा पा सकेगा। इस प्रकार की बात इस शिक्षा नीति में कही है, जिसको उन्होंने कहा है कि ट्रैकिंग। अब जैसा मैंने जिक्र किया कि टारगेटेड स्कॉलरशिप, लक्षित शिष्यवृत्ति, अभिभावकों को कुछ कैश ट्रांसफर करना, इसके अलावा कई प्रकार के उपाय ढूंढने पड़ेंगे। बच्चियों को साइकिल देनी पड़ेगी, शायद उस कारण से उनका ड्रॉप आउट रुक जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी मैंने जिक्र किया। तो इस प्रकार के कई ऑप्शंस अनुसंधान करते हुए इनके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति के कारण हायर एजुकेशन में भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के नाते, ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग के नाते इन बच्चों के ड्रॉप आउट्स पर निश्चित रूप से ड्रॉप आउट्स कम होंगे, जनजाति का बच्चा पढ़ पाएगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इन सभी के लिए क्रियान्वयन की ईमानदारी सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब तक कोई भी नीति अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं होती, तब तक उस नीति का एक उपयोग मात्र एक अच्छा दस्तावेज के रूप में ही बना रहता है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि हम सभी की जिम्मेवारी है कि स्वाधीनता के बाद 70-72 साल होने के बावजूद जो जनजाति समाज अपनी सभी गुण विशेषताएं होने के बावजूद मुख्य प्रवाह से अलग पड़ा है, वंचित रहा है, गरीबी में रहा है, अभाव में रहा है, उसको शिक्षा के माध्यम से ही हम उसको प्रगति पथ पर ला सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सम्मान, सामाजिक समता, सभी के लिए सपने देखने के समान अवसर और उन सपनों को प्रत्यक्ष करने के लिए अवसर अगर किसी से मिलते हैं तो वो मात्र शिक्षा के कारण मिलते हैं। जब कोई जनजाति का बच्चा बहुत मेहनत करके लगन से पहली बार उसके गांव से डॉक्टर बनता है, पहली बार उस गांव से तहसीलदार बनता है, कलेक्टर बनता है, तो वो किस कारण से कलेक्टर बना, किस कारण से डॉक्टर बना? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन।
शिक्षा के कारण ही उसको ये सुविधा मिली है। और इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक समता का, व्यक्तिगत विकास का शिक्षा जैसा एक महत्वपूर्ण साधन हम आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जनजाति के छात्रों तक पहुंचाए और उनको देश के विकास में और अधिक हिस्सेदार बनाने के लिए सहायभूत हो। तभी जाकर जो इस व्याख्यान माला का एक दृष्टि से शीर्षक है, वो शीर्षक वास्तव में आएगा। और वो शीर्षक है तू और मैं एक रक्त, हम एक ही भारत माता के सगी बहन भाई है, एक ही माता के कोख से जन्मे हुए, एक ही रक्त हमारी धमनियों में दौड़ता है, ऐसे हम सगे भाई बहन हैं। और इस भाव से हम उनके साथ उनके विकास में इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से अगर हम प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 5-10 सालों में जनजाति समाज का बहुत बड़ा तबका देश के पुनर्निर्माण में आत्मनिर्भर बनकर स्वयं का विकास करते हुए देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान निश्चित रूप से देगा। धन्यवाद। नमस्ते।